Good evening, students. Good evening. Good evening to all. Hope all have joined and yet to join. Few are yet to join. As I hope all of you have definitely collected your doubts. Good evening, students. Some are yet joining. आप अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करें. उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अब तक अपना सेट का सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा और उसी सिलेबस की आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हों जो भी डाउट्स आए हों अपनी रिवीजन में वो सारे हम क्लियर आउट कर सकें. ठीक है, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का जुड़ना बाकी है. चलिए तब तक हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. तो मैं मिस वंदना बेरी गवर्नमेंट स्कूल से आप सबके साथ आज हम हैं सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. तो बेटा सेट पेपर डिज़ाइन से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. आज का दिन स्टार्ट करते हैं हम कि सेट का जो आपका पेपर आना है अभी 5 अगस्त को आप सबका पेपर है साइंस का. तो उसका जो फॉर्मेट है कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. सो इस फॉर्मेट में टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होंगे आपके पेपर में. ये एक एक्सपेक्टेड डिज़ाइन होता है बेटा. ज़रूरी नहीं होता है एग्जैक्टली ऐसा ही होगा. थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हो सकता है. अदरवाइज ज़्यादातर ऐसे का ऐसा ही फॉलो किया जाता है. तो उम्मीद ये होती है कि इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे आपके सामने जिनमें से जो 8 क्वेश्चन हैं वो एक एक नंबर के होंगे. और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं अब तक आप लोग क्या करते आए हो कि सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपने देखा होगा या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में देखा होगा. अब यहाँ पर आपके जो ये एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं. जैसे एमसीक्यूज तो होंगे ही, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 1 वर्ड आंसर टाइप. जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट पूछ लेंगे आपसे और उसका एक ही टर्म में आपने उसको रिप्लाई करना है. एक ही उसका उसकी कोई टर्म बतानी है. फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ये आपके लिए थोड़ा सा नया पैटर्न हो सकता है. हालांकि आपने अपनी अपनी क्लासेस में इसको कर लिया होगा लेकिन आज एक बार फिर से हम इस पैटर्न को भी रिवाइज करेंगे. तो टोटल 8 नंबर का जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे. फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन 3 होंगे. तो 3 2 6, 6 नंबर के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप होंगे जिनका आपने 30 से 40 शब्दों में या हम ये कह सकते हैं 2 से 3 लाइनों में या तीन हद से हद 4 लाइनों में हमने उनका उत्तर देना होता है. फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये 2 होंगे 3 3 नंबर के, ये भी 6 नंबर के.
और 5-5 नंबर के भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस गिवन होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और उन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो टोटल 10 मार्क्स के ये होंगे। बेटा अब एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर आपको बहुत ज़रूर रखना है कि जैसे जो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 मार्क्स का है और उसमें 2 पार्ट आ गए, ए और बी। इसी तरीके से उसके चॉइस का जो क्वेश्चन आया और में जो अथवा में जो क्वेश्चन आया वो भी ए और बी 2 पार्ट के हैं। तो हमने ये करना है, हमारी चॉइस ये नहीं होती कि ए एक से कर लो और बी एक से कर लो। हमारी चॉइस क्या होती है कि ए बी एक पार्ट से या ए बी दूसरे पार्ट के, जिसके ए बी दोनों पार्ट आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपने चूज करना होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 30 नंबर का जो आपका ये पेपर है ये सेट होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को बेटा कि इसमें कोई ना कोई वेरिएशन हो सकती है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों जो रिवीजन के दौरान आपके सामने आए हों, वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड उनका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, देखिए आप ये भी जानते हैं कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस कराते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के बेसिस पर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 1 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर कि ये इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसका मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? What will be the physical state of water at 100 डिग्री सेल्सियस? जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है कि 100 डिग्री तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? वेरी गुड, प्रिया, सुरजीत, पवन, इन बच्चों ने सी आंसर लिखा है। बिल्कुल सही बेटा। लेकिन आप लोग एक चीज भूल रहे हैं, सी आंसर लिखने वाले एकदम से सारे ऑप्शंस को देखने के बाद आपने सी आंसर लिख दिया। ध्यान से कंसेप्ट को समझिए और फिर लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बेटा हमें पता है कि पानी जो है एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है। ये द्रव की अवस्था में भी, गैस उसकी ठोस की अवस्था में यानी बर्फ, और गैस की अवस्था में भी ये यानी कि भाप, इनकी अवस्था में भी ये रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये अवस्था परिवर्तन इसका होता है तापमान और जो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसके हाल कारण, उन अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण। तो देखिए, तापमान और वायुमंडलीय दाब के आधार पर पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। और जब ये बदलता है, हमने ये भी पढ़ा है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो तापमान है वो परिवर्तित नहीं होता। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो तरल भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उस तापमान पर जो जल है वो तरल और गैस दोनों ही हो सकता है।
ठीक है, आप लोग सी ऑप्शन बता रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस है, जो कि गलत है। बेटा तरल और गैस दोनों अवस्थाओं में जल जो है वो 100 डिग्री तापमान पर होता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री तापमान जो है वो जल के लिए तो उसका क्वथनांक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से भाप बननी शुरू होती हैं। लेकिन साथ ही साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जब उसमें से भाप बन रही है और अगर हमने किसी बर्तन के ऊपर ढक्कन ढक दिया है, तो वो जो वाष्प होते हैं वो संघनित हो जाते हैं, यानी कि वापस से जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब जो संघनन ताप है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। बेटा इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, या 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। तो ये आपने बहुत सोच समझ कर उत्तर देना है कि 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में जो जल है वो तरल अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल और ठोस दोनों हो सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर तरल और गैस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सोच समझकर आपने उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होपफुली आप सब रेडी होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए आप कौन सी पृथक्करण तकनीक लागू करेंगे? पृथक्करण तकनीक कौन सी होती है बेटा? जिससे हम दो किन्हीं भी दो चीजों को या किसी भी मिक्सचर को आपस में एक दूसरे से अलग कर सकें, उन तकनीकों को हम बोलते हैं पृथक्करण तकनीक या सेपरेशन टेक्निक्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन हमें गिवन है वाष्पीकरण। देखिए, चित्र को देखिए और समझिए वाष्पीकरण का क्या अर्थ है। बी ऑप्शन है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। इसमें पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि इवेपोरेशन क्या होता है या क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। पहले आप लोग चित्रों को देख करके अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए, चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। अब केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, बताइए। यहाँ कौन सी टेक्निक चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए यूज करेंगे हम? कौन सी टेक्निक यूज होगी? शाबाश, चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा है छानन विधि, शाबाश। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। देखो बेटा, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो वाष्पीकरण है उसमें तो सूर्य की ऊर्जा लेकर के जो जल है वो अपने आप भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने चाय पत्ती से कोई भाप नहीं उड़ानी है। फिर क्रोमेटोग्राफी में क्या दिखाया गया है कि जो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग पिगमेंट्स हैं, वो सेपरेट आउट होते चले जाते हैं। चाय पत्ती में हमने वो भी नहीं करना चाय से छानने में। अब केंद्रीकरण, आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने तो ये घर में देखा भी होगा, जैसे घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए जो विधि यूज करते हैं। और ये जो आप केंद्रीकरण की विधि है, यही जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं ना, हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं कि किसी बीमारी के लिए, तो उसमें जो हमारे ब्लड में जो ड्रग के कंटेंट होते हैं या किसी कोई भी और फॉरेन बॉडीज को चेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज करते हैं, आप केंद्रीकरण यूज करते हैं। ठीक है, ओके। फिर निस्पंदन, निस्पंदन में आप देख पा रहे होंगे कि एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का एक कोन बनाया जिसके अंदर से जो इम्प्योर सॉल्यूशन है वो डाल दिया,
नीचे का एक जो बर्तन रखा है उस बर्तन में जो साफ चीज है वो आ जाएगी, और जो जितना भी उसके अंदर जो भी गंदगी होगी वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो चाय पत्ती के लिए हम जानते हैं हमें क्या करना होता है कि जो बनी हुई चाय है उसमें से चाय पत्ती को अलग करना होता है ताकि वो चाय जो है वो पीने के काम आ सके। तो उसके लिए निस्पंदन या फिल्ट्रेशन टेक्निक को हम यूज करेंगे, इसको हम छानन विधि भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे ने बताया था। गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हैं बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। कन्वर्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू द केल्विन। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से ही है। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से ही है। बताइए इसका आंसर, लिखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। बेटा इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है पहले। वो कंसेप्ट क्या है कि सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर का हमें रिलेशन पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि आपस में हम इनको परिवर्तित कर कैसे सकते हैं। देखिए जरा, डिग्री सेल्सियस में अगर तापमान दे रखा हो तो उस डिग्री सेल्सियस के तापमान में उसको परिवर्तित करने के लिए केल्विन के तापमान से अगर हम 273 माइनस कर देते हैं तो वो तापमान का मान हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, चलिए इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। यहां हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है 300। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें केल्विन में टेम्परेचर को निकालना है, केल्विन में तापमान का पता लगाना है, तो हम उसको एक तरफ रखेंगे और उसके साथ में बाकी के जो ये जो टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ ये माइनस में है, दूसरी तरफ जा करके प्लस में हो जाएगी। तो केल्विन के लिए जो फॉर्मूला बन गया, केल्विन में तापमान निकालने के लिए क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस जमा 273। तो हमारे यहाँ डिग्री, इस क्वेश्चन में जो डिग्री सेल्सियस है वो 300 डिग्री दिया हुआ है। 300 डिग्री जमा 273, सॉरी ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, 573, 573 जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रण और यौगिक के बीच सही अंतर की पहचान करें। मिश्रण और यौगिक के बीच, अब हमारा ये सेकंड चैप्टर शुरू हो गया बेटा। सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन है ये, मिश्रण और यौगिक के बीच सही अंतर की पहचान करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में आता है ज्यादातर, कि आपको 2 पॉइंट उसके अंदर मेंशन करने होते हैं। देखो मिश्रण के बारे में क्या पता है, हम लोगों ने पहले भी मिश्रण की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में क्या होता है, कोई भी जो दो चीजें हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, सिर्फ फिजिकली मिक्स होती हैं, वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करती, रासायनिक उनमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। और जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तब तक कोई भी नई चीज भी नहीं बनती। इसका मतलब जैसे सिंपल सा आप ये सोचिए कि किसी चावल के कटोरे में अगर कुछ पत्थर गिरे हुए हों तो वो उनका सिंपल मिश्रण है, उसमें कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। लेकिन यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, या कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो वो नया यौगिक बन गया, नई चीज बन गई, उसे हम यौगिक कहते हैं।
मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है। जैसे हम चावल और पत्थर का उदाहरण ले रहे थे ना, तो जो चावल है वो अपना अलग गुण दर्शाएंगे, पत्थर है अलग गुण दर्शाएंगे, हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यौगिक के केस में, यौगिक में क्या होता है, जो नया पदार्थ है उसके गुण पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी, इसीलिए इसको रॉकेट फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसको हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों के मिक्सचर से जो नई चीज़ बनी जल, उसके जो गुण हैं वो उन अपने जिनसे वो उसका निर्माण हुआ उन दोनों से बिल्कुल अलग है। ना तो जल के गुण हाइड्रोजन जैसे, ना जल के गुण ऑक्सीजन जैसे। तो इस तरीके से जो यौगिक जब बनता है किन्हीं दो पदार्थों की सहायता से, तो उसके गुण अपने कंपोनेंट से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? फर्स्ट चैप्टर जब हमने किया है तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज का, इन तीनों के गुणों के बीच में हमने अंतर किया है बेटा। और उस अंतर में आप लोगों को 9 10 के करीब प्रॉपर्टीज लिखवाई गई हैं। उन प्रॉपर्टीज को आपको टेबुलेटेड फॉर्म में, टेबल के आकार में लिखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि इनके अंतर के बेस पर 3 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में, ज्यादातर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशल एम्फेसिस के साथ, खास ध्यान दे करके जरूर करेंगे अंतर वाले क्वेश्चन को। और जो ये एमसीक्यू है ये उन्हीं उसी अंतर वाले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। हम इन चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ करके ये बताएंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी गैस की नहीं है, कौन सा जो कथन है वो गैस से मेल नहीं खाता, मैच नहीं करता। चलिए पढ़ते हैं। गैसों का एक निश्चित आकार होता है, बताइए। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस के प्रसार की दर अधिक होती है। गैसीय कण यादृच्छिक गति में की स्थिति में होते हैं, यानी कि रैंडम मोशन करते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते हैं। इन सब में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? अब ये, हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। यूजुअली जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, आमतौर पर क्या करते हैं कि सिर्फ ये पढ़ लिया, गैस लिखा हुआ है तो इनमें से ये छांटना है, इनमें से गैस कौन सा होगा। प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रश्न नहीं की सेंस में है, नेगेटिव सेंस में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है। तो इनमें से हमने उसका पता लगाना है। देखो, गैसों का निश्चित आयतन नहीं होता, गैस के प्रसार की दर अधिक होती है, अपनी रैंडम मोशन में चलते हैं, या गैसों का एक निश्चित आकार होता है। जहां भी हम अभी अपने आसपास बैठे हैं, हमें पता है हमारे आसपास हर जगह पर गैसों का एक मिश्रण यानी कि वायु उपस्थित है। क्या उन गैसेस की का कोई निश्चित आकार हमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। दैट मीन्स दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। और ज्यादातर बच्चों ने चैट बॉक्स में जो आंसर दिए हैं वो ए दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ने डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से याद किया है। शाबाश। यहाँ मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगी बेटा, लेकिन हाँ, आप सभी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बर्नर द्वारा उबलते पानी को लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है,
तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होता है? नीचे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है कि पानी के तापमान के साथ इन चारों में से क्या क्या होता है? व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन धीरे धीरे बढ़ता है, भाप बनने तक तेजी से बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, या बढ़ता ही नहीं है? चलिए, पहले आप मुझे आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर सही बताऊंगी। बहुत से बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, एक दो ने ए और बी भी आंसर किया है, ज्यादातर सबने डी आंसर किया है। चलिए, इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। आपने फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ा है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है वो स्थिर रहता है, यानी कि जैसा अभी हमने बहुत, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, उस क्वेश्चन में क्या किया कि 100 डिग्री तापमान पर किस अवस्था में होगा, यहाँ कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगेगा कि 100 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद जो जल है वो भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान उसको उसका बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमने गैस बंद नहीं की, अभी हमारी गैस ऑन है, बर्नर ऑन है, तापमान जो है वो आगे नहीं बढ़ता। अगर हम उसमें थर्मोमीटर लगाकर कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं, साथ साथ लगा करके और देखते हैं, तो क्या पता चलता है कि उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसका मतलब बढ़ता ही नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है कि वाष्पीकरण की इस अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी भी ऊर्जा हम बाहर से सप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयोग कर ली जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तित अवस्था है उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में उसके साथ चली जाती है, हिडन हीट के फॉर्म में, लेटेंट हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान या वाष्पीकरण के दौरान जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो हम उसको कितना ही और ज्यादा गर्म क्यों ना करते रहें, उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात बढ़ता ही नहीं है। शाबाश। चलिए, अब हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन खत्म हुआ, बायो का सेक्शन शुरू करते हैं। बायो में हमारे 2 चैप्टर आने हैं, जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक। ठीक है, इनकी आप एग्जाम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस के जो प्लायोज आई थी वो भी कर चुके हैं। एक बार फिर से जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट रहा था, जिन क्वेश्चंस में आप लोगों ने ज़्यादा गलतियां की हैं, वो क्वेश्चंस हम एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए बेटा, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? बेटा, यही क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि झिल्ली की जो है वो दोहरी परत होती है उनके चारों तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे, एक ही तरीके से आपने नहीं देखना है, उस क्वेश्चन के 2 और अलग अलग क्या प्रारूप हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सब की तरफ आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे हमारा अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि जिसकी जो कवरिंग है, बाहर की कवरिंग है, वो एक ही लेयर की बनी होती है, मल्टी लेयर्ड नहीं होती। देखिए, जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, फंडामेंट मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, उसमें हमने पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और प्लास्टिड्स, ये सभी जो हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, दोहरी झिल्ली होती है इनकी अपनी। और एक लाइसोसोम जो है वो ऐसे अंगक हैं जो सिंगल लेयर्ड होते हैं, जिनकी बाहरी परत एक ही मेम्ब्रेन की बनी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, बाकी सभी जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो यहाँ से आपको 2 तरह का क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। एक तो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स।
ये सभी जो है वो डबल लेयर्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। अगर पूछा जाए कि एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं, तो भी आपको पता है कि लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। चलिए, लाइसोसोम हमारा सही उत्तर है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। बेटा, ये क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है, कभी पादप कोशिका के नामांकित चित्र के रूप में, कभी एनिमल सेल के लिए। तो दोनों ही तरह की कोशिकाओं का आपने अच्छे से चित्र बनाने का और इसकी प्रैक्टिस, कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर उनके चित्रों में ही अंतर स्पष्ट कीजिए। दो अलग अलग चित्र आपने बनाने हैं और उन दोनों में किसमें कौन से अंगक प्रेजेंट होते हैं, कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, वो उनको लेबलिंग करके शो कर देना है। तो इसमें ये चित्र आपने बहुत ध्यान से बनाना है। जंतु कोशिका की जो आकृति है वो लगभग लगभग गोलाकार होती है, ठीक है। और इसमें कोशिका झिल्ली होती है। ध्यान रखना, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। ये आप सबके लिए याद रखने लायक बात है बेटा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, सॉरी कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है, तो वो प्लांट सेल में उपस्थित होती है, ठीक है। गुड बेटा, आज ही मैम ने बनवाया था ये, तो इसका मतलब आप लोगों की जो रिवीजन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो ज़रूर इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सेंटर में न्यूक्लियस बनाना है, और इसमें आपको पता ही है कि जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ये भी हमने ईपीपी में पढ़ा था। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। गोल्गी उपकरण, सेंट्रोसोम, ये सारी चीजें आपने इनकी लेबलिंग भी याद करनी है और चित्र को अच्छे से बनाना भी सीखना है, प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। उम्मीद करती हूँ इसकी प्रैक्टिस तो इसकी प्लांट सेल की भी जो पादप कोशिका है उसकी कोशिका के साथ भी आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। हालांकि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने जब ये चैप्टर्स किए होंगे तो इनकी आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ असर्शन रीजन में होता क्या है। जैसे देखो, जैसे असर्शन का अर्थ है अभिकथन, यानी कि कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। नीचे उसका लिखा होगा कारण, कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है क्या उसका सही कारण है। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो किस तरीके से दिए होते हैं कि ए भी सही है, बी भी सही है, और जो आर है, मतलब जो कारण है, वो उस कथन के लिए बिल्कुल सही है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी उत्तरों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़कर क्या पता लगाना है। यहाँ जरूरी चीज सोचने की क्या होती है, बहुत बार ऐसा होगा आपके सामने, यहाँ जो कथन दिया होगा अभिकथन में वो भी सही होगा, जो कारण में जो स्टेटमेंट दी होगी वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो वहां हम क्या लिखेंगे कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर जो है वो ए का सही, ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ के और सही तरीके से इनका जवाब देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ जो कथन है वो है वसा उत्तक फैट टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। हमें पता है ना फैट टिश्यू का काम क्या होता है। फैट टिश्यू एक तरह से कुशन का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, कि जहाँ कहीं भी खाली स्पेस है वहाँ कुशन का काम कर दिया। अदरवाइज तो जैसे भी कहीं गिरे, कोई चोट लगी, तो फटाफट से हमारे अंदर तक के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन उस इंजरी को बचाने के लिए ये नेचर ने इनबिल्ट हमारे अंदर सिस्टम, कुशन सिस्टम डाला है, कि जिसकी वजह से हम एकदम से जो गिरते हैं या एकदम से इतनी ज़्यादा चोट नहीं लग पाती। और इसका एक और ख़ास काम होता है कि ये जो है ऊष्मा
को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है, उसको निकलने नहीं देता, जिसके कारण हमारी बॉडी का जो इंटरनल तापमान है ना, अंदर का जो तापमान है, वो तापमान मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो इसका इसमें कारण दिया है, यह उत्तक के कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। दिस टिश्यू ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब आप ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़िए और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी, ए बी सी या डी? बताइए। वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है और यह उत्तक एक कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। देखो बेटा, यहाँ ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ए और आर, दोनों ही सही हैं। और ए जो है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, अब हमारे पास ना तीन अलग अलग कंडीशंस दे दी कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। इन तीनों अवस्थाओं को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइए, ए, अब ए जो ऑप्शन दिया, ए की जो सिचुएशन है वो क्या है? जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल होता है, तब कोशिका के साथ क्या होगा? जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल होता है, तब क्या होगा? और जब कोशिका के अंदर एवं उसके बाहरी माध्यम में जल की सांद्रता समान होती है, तब क्या होगा? ये ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, जहां पर हमने सॉल्यूशंस की टाइप पढ़ी थी। तो उसी चैप्टर का ये कोशिका वाला जो पार्ट है, पार्ट 5, उस पार्ट से ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखो, जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन। और इस विलयन के केस में कोशिका से बाहर जल निकल जाता है, जिसकी वजह से कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। तो पहले केस में क्या होगा? वही परासरण, यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा? जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल होता है, तो उसके इसको हम कहते हैं अल्प परासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस अवस्था में अंतः परासरण होता है। अंतः परासरण मतलब कि बाहर से जो जल है वो कोशिका के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोशिका फूल जाती है। जैसे हमने किशमिश का एग्जाम्पल पढ़ा है ना, कि किशमिश को अगर उसमें पानी में छोड़ देते हैं हम, तो किशमिश थोड़ी देर के बाद फूल जाती है। और जब कोशिका के अंदर एवं बाहर दोनों जगह पर समान सांद्रता हो, तो ना तो जल अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, या हम ये कह सकते हैं जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, जिसकी वजह से कोई परिणाम नहीं होगा। इसका मतलब जो पहला केस हमें दिखाया था, उस पहले केस में वही परासरण होगा, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। दूसरे केस में अंतः परासरण होगा, यानी कि जल कोशिका के भीतर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। तीसरे केस में कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोशिका के आकार पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में जैसे पूछा जाता है। अब देखो, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनमें तो आप ए बी में ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनमें तो आपको एक्सप्लेनेशन का पता होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए किस प्रश्न के लिए कितने शब्दों में कितना आंसर देना होता है। इसीलिए आपके सामने यहाँ जो स्लाइड्स हम दिखाते हैं, उनमें उतना बिल्कुल लिमिटेड जितना आंसर होता है वो हम इसमें लिख कर रखते हैं, जितना आपको जरूर लिखना है पेपर में। ठीक है, तो
जो अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो क्या है कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा है, ये देखिए जो नाभिक के चारों ओर इस तरीके से ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रफ यानी जिसको हम खुरदरा बोलते हैं, दूसरा होता है स्मूथ जिसको हम चिकना बोलते हैं। तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताना है। देखिए, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं, क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं इसीलिए वो खुरदरी होती है। और जो राइबोसोम है उनका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या काम करते हैं मुख्य तौर पर? प्रोटीन संश्लेषण। तो अब दो अंतर हमारे पास हो गए। पहली बात, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं। दूसरी बात, इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अब देखिए चिकनी अंतर्द्रवी पर क्या होता है, इसकी इस जालिका पर राइबोसोम नहीं होते, और दूसरा ये लिपिडों को स्रावित करते हैं, लिपिड्स जो है वो बनाते हैं, लिपिड सीक्रेट करते हैं। तो याद करने के का तरीका हम किस तरीके से याद करेंगे? रफ जो है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा, जहां राइबोसोम होंगे उनका काम क्या है? उनका काम है प्रोटीन संश्लेषण करने का, और चिकनी अंतर्द्रवी का काम है लिपिड संश्लेषित करने का। तो इस तरीके से दो अंतर ये आपके पास हो गए, ये अंतर आपने याद रखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में दो ही अंतर उसमें आपको लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ऐसी टाइप क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन, जैसे ए और बी टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट हो जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर ये हमारे पास है पार्ट ए। रेखित अरेखित और कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य, स्थान और उनकी स्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये अक्सर पूछा जाता है, और इनमें आपको तीन तीन अंतर और उसके साथ साथ इनका जो चित्र है वो भी जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अंतर के रूप में रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हृदय की पेशियां हैं, हृदय जो है वो हमारी मर्जी से काम नहीं करता, वो तो 24 घंटे बिना रुके, बिना थमे, बिना सोए लगातार काम करता रहता है। इसका मतलब उसके ऊपर, उसकी पेशियों के ऊपर हमारी मर्जी नहीं चलती। तो ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो हृदय से पता चल रहा है कि हृदय पेशी का अर्थ क्या है? जो पेशियां हृदय के आसपास पाई जाती हैं। और ये किस तरह की पेशियां होंगी? अनैच्छिक। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्जी पर काम नहीं करती है, अपनी मर्जी से काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो रेखित और अरेखित पेशियां हैं, जो रेखित पेशियां हैं ये होती हैं, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ना, पूरा कंकाल तंत्र, जहां हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ जितनी भी पेशियां जुड़ी हुई हैं, जो हम अपनी ये काम कर पाते हैं, कोई भी है। देखो, अपने हाथ को उठाना है, रखना है, गर्दन को हिलाना है, नहीं हिलाना है, फिंगर्स को टच, मोड़ना है, हिलाना है, किसी भी तरीके से ये जो हड्डियों को हिलाने डुलाने वाले काम है वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ऐसी पेशियां जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि उनपे हमारी मर्जी चलती है। ठीक है, और चिकनी पेशी जो है वो आंख की पलकों में, मूत्र वाहिनी में, फेफड़ों की श्वास नली में, चिकनी से ही पता चल रहा है, चिकना चिकनी चीजें कहाँ कहाँ होंगी? फेफड़ों की श्वास नली, जहां से हवा को अंदर पास होना होता है, आंखों की पलकों में। और ये पेशियां भी हमारी इच्छा में नहीं होती। तो इनमें अंतर करते हुए हमने क्या करना है? पहली बात तो इनकी पोजीशन देखनी है, इनकी अवस्था देखनी है, कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। रेखित पेशियां हमारे कंकाल तंत्र में, चिकनी पेशियां हमारी आंखों की पलकों में, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली में उपस्थित होती हैं, और हृदय पेशियां नाम से ही पता चल रहा है हृदय में पाई जाती है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि रेखित जो है वो ऐच्छिक होती हैं, यानी हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकती हैं,
चिकनी पेशियां और हृदयक पेशियां दोनों ही अनैच्छिक होती हैं, ये हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। और इनके आकार के अकॉर्डिंग इनके अंदर क्या क्या अंतर है वो अभी अगले दो अंतरों में, जो ये अगले दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 और 4, इनमें वही अंतर दिखाए गए हैं। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, रेखित रेखाएं, इसका मतलब हल्के गहरे रंग की पट्टियां उपस्थित होती हैं। चिकनी पेशियों में ये पट्टियां नहीं होती और हृदयक पेशियों में भी ये पट्टियां नहीं होती। रेखित पेशी जो है लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। चिकनी पेशियां नुकीली, स्पिंडल शेप, यानी कि सिरे नुकीले और बीच से मोटी, इस तरीके से होती हैं। और हृदयक पेशियां बेलनाकार होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं। आइए एक बार इनका चित्र देखते हैं। देखो, रेखित पेशियां अभी हमने पढ़ा था धारीदार होती हैं, इनके ऊपर डार्क और लाइट कलर की धारियां होती हैं। ये इस तरीके से देखिए। अरेखित पेशियां अभी मैंने आपको बताया था स्पिंडल शेप की होती है, तुर्क रूपी होती है, यानी कि किनारों से पतली और बीच से मोटी। देखिए इस आकृति में आपको क्लियर दिखाई दे रही है ये चीज। ठीक है, अगली है कार्डियक, हृदय पेशियां। इनके बारे में क्या पढ़ा था कि इनमें भी कोई धारियां नहीं होती, लेकिन ये शाखाएं इनके अंदर उपस्थित होती हैं। तो इस तरीके से इनके चित्र भी आपने याद करने हैं और इस अंतर को भी याद करना है। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 3 नंबर का जो पार्ट था वो था आपका रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों के मध्य अंतर का। जो इसका अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट, वो है रंध्र के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहां पर रंध्र उपस्थित होते हैं, और उन रंध्रों के काम क्या हैं। रंध्रों के काम क्या है? सबसे पहला कार्य जो है इनका, अब देखो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसमें कितने पॉइंट लिखे हुए हैं हमने? 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये इस चीज का ध्यान बहुत जरूर रखना है बेटा कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उतना ही लिमिटेड पॉइंट्स में उसका आंसर जरूर देना है, ना उससे कम लिखना। ज्यादा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप एड ऑन कर सकते हो, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि उसमें फिर आपके मार्क्स पूरे नहीं आते हैं अदरवाइज। चलिए, रंध्र के मुख्य कार्य क्या क्या है? वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करना। वाष्पोत्सर्जन मतलब जब पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो पानी की मात्रा अधिक होने के बाद क्या होता है कि ये जो रंध्र है ये खुल जाते हैं एकदम से, और जो वाष्पीकरण के द्वारा वो जो पानी है वो निकल जाता है। और इस वाष्पोत्सर्जन का फायदा क्या होता है? एक तो वातावरण में जो पानी एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देते हैं, तो बाहर जल के जो कण है वो अधिक हो जाते हैं। दूसरा, जो पेड़ है उसका खुद का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और उसको फिर नीचे से और पानी लेने के लिए शक्ति मिलती है कि हाँ अब आगे खाली हो गया है, वहां पर तुम और पानी भर सकते हो। ठीक है, तो वाष्पीकरण, जो रंध्र है वो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं, ताकि जल पौधे के अंदर उपस्थित एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल सके। दूसरा जरूरी काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, कि जो हमें पता है पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। अब पौधों के हमारी तरह से कोई आंख, नाक, कान अलग अलग तो है नहीं कि वो नाक की सहायता से हवा लेगा या बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे। ये जो रंध्र हैं इन्हीं की सहायता से जो बाहर से वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ले जाती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनी होती है वो बाहर छोड़ी जाती है। ठीक है, तो रंध्र के कार्य, ये 2 मुख्य कार्य आप लोगों ने याद रखने हैं, वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान, गैसीय विनिमय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में भेद स्पष्ट करें और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ भी इन क्वेश्चन की बाइफर्केशन यहाँ दिखाई गई है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो उसी के बेस पे आपने इन सब के आंसर्स देने हैं। तो देखो बेटा, ये 4 उत्तर जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। स्पेशली अब यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये
इसके अंतर को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पर पूछा गया है, तो आप सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पर इसमें अंतर देंगे। यहाँ एक्स्ट्रा आंसर आपको इसलिए दिखाया गया है कि जरूरी नहीं है कोशिका भित्ति के आधार पर ही पूछा जा सके, उनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये पूरा पूरा पता होना चाहिए, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो कोशिका भित्ति के आधार पर इन तीनों में जो अंतर है वो क्या है? पेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है, और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति भी मोटी होती है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, और इसके बाकी पॉइंट्स भी ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बाकी पॉइंट्स भी जरूर याद रखने हैं। ठीक है, देखो बेटा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये ना सिर्फ 9th में आता है, इनफैक्ट 10th में भी, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो 10th में भी ये क्वेश्चन एज इट इज यूं का यूं पूछा जाता है। न्यूरॉन का चित्र बनाना बहुत आसान होता है। क्या करना है इसमें, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तब आप इस चित्र को बहुत आसानी से बना पाओगे। एक पोर्शन ये ऊपर वाला, जो ये इधर वाला ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है ये, दूसरा पोर्शन ये जो छड़नुमा है, डंडे जैसा है, और तीसरा पोर्शन ये लास्ट वाला, जैसे पेड़ की जड़ें बनाते हैं ना, या ये लगाओ हाथ बनाते हो आप, किसी चीज की फिंगर्स दिखाते हो इस तरीके से। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इस चित्र को बहुत आसानी से बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट में क्या बनाना है, उसकी सेल बॉडी बनानी है, जो कोशिका काय है वो बनाना है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक दर्शाना है। इसके जो किनारों के ऊपर ये ब्रांचेस सी, जैसे पहाड़ पेड़ की शाखाएं होती है ना, इस तरीके से शाखाएं सी दिखाते हैं, जिनको हम द्रुमिका बोलते हैं। फिर बीच में ये जो मैंने कहा ना छड़नुमा आकृति या डंडे जैसा जो आकार होता है, इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। और इस एक्सोन के बाहर, इस एक्सोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर होता है, उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। और सबसे एंड में ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा, और ये अंतिम सिरा जो है वो अगली कोशिका से, अगली जो हमारा न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका कोशिका है, उससे जुड़ती है और इस तरीके से संदेश को आगे पहुंचाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक तो अंतर देखा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में, और दूसरा जो है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाया। अगर मान लो अब मैं आपसे इन दोनों क्वेश्चन की बात करूं, एक हमने जो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन किया और एक ये 5 नंबर का क्वेश्चन किया, तो हमने ये ध्यान रखना है, अगर इस क्वेश्चन का आपको कोई भी एक पार्ट आता है तो इसी के दोनों पार्ट आपने करने हैं, और वो क्वेश्चन अगर उसके दोनों पार्ट आते हैं तो वो दोनों पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि और के बीच में से ए एक से उठा लिया और बी एक से उठा लिया। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ बेटा, आप लोग ऐसी गलती करते हो और फिर उन गलतियों के मार्क्स कटते हैं, और उनके आपको मार्क्स भी नहीं मिलते, कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिक्स, गति वाला पार्ट जिसमें आपने किया होगा। किसी गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? औसत वेग। ये विस्थापन पर निर्भर करता है, दूरी और औसत चाल। हमें पता है विस्थापन किसी भी वस्तु की शून्य हो सकती है, क्योंकि विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापन का अर्थ होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी। और अगर जैसे हम साइकिलिंग मोशन की बात करते हैं तो उसमें न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है? जहां से शुरू करते हैं वहीं आप करके खत्म हो गया, तो उन दो बिंदुओं के बीच में तो कोई दूरी रही ही नहीं, तो इसका मतलब विस्थापन 0 हो सकता है। लेकिन यात्रा की जो दूरी है वो कभी भी अकेले 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जब वो ए से बी पर कोई भी चीज चलकर आती है तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करती ही है। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि जो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, वो विस्थापन पर निर्भर करता है। विस्थापन पर निर्भर करता है तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज जो हैं 1 और 4, ये दोनों ही
जीरो हो सकती हैं कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी जीरो हो सकती हैं। और इसमें इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बेटा कि ऐसी किसी एक अवस्था का के बारे में बताओ कि जब विस्थापन जीरो हो सकता है। तो विस्थापन जीरो कब हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सर्कुलर मोशन के रूप के समय पर, जैसे जिसको हम वक्रीय गति भी कहते हैं। जैसे साइकिल के ट्रैक का जो ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक तो राउंड होते हैं ना, सर्कुलर होते हैं। उन ट्रैक्स पर जब हम चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर अगर पूरा हो जाता है, जहां कहीं भी एक चक्र पूरा हो गया, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? जिस पॉइंट से हमने शुरू किया होता है उसी पॉइंट पर आकर खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी आपके एक के साथ दो क्वेश्चन निपट गए हैं कि ऐसी अवस्था जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, विस्थापन जीरो हो सकता है, या निम्नलिखित में से कौन कौन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन, एक और चार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। अब फिर से वही इमेजिन करो कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा है। आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा? जब वो आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा? इसका उत्तर तो आप मुझे बता सकते हैं, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ये, बताइए जरा। आंसर बताइए बेटा। कि अगर वृत्ताकार पथ में अगर कोई भी चीज घूम रही है, कोई भी साइकिल, आप यही अंदाजा लगाइए कि जो जब आप साइकिल से चक्कर लगाते हैं और आप आधा चक्कर पूरा कर लेंगे तो किसके बराबर होगा आपका जो जो आपने विस्थापन तय किया होगा? मुझे लगता है इस उत्तर में आप कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर होगा 2r। 2r मतलब उसका जितना भी डायमीटर जो होता है, व्यास, व्यास बोलते हैं ना डायमीटर को, जो जो कि रेडियस का, त्रिज्या का दोगुना होता है, उसके बराबर। क्यों? क्योंकि आधा जब चक्कर पूरा होगा तो हम ऐसे चल के दूसरे एक सिरे पर पहुंच जाएंगे, तो ये जो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, आधा रेडियस यहाँ आधा रेडियस यहाँ, 2r, 2r के बराबर का हमारा विस्थापन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा अब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल छोटे छोटे से ही, स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो देखो, जैसे है एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? मतलब कि ट्रॉली जो है वो इस तरीके से नीचे गति करना शुरू करती है और 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से जा रही है। उसकी स्पीड जो है वो इस स्पीड से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग स्टेटमेंट देखते ही पहले डर जाते हो। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है इनको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जो आपकी स्टेटमेंट में जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, उन चीजों को आप अलग से उठा करके लिख दो। देखो, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? ट्रॉली का त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमें क्या दे रखा है? उसकी प्रारंभ करने के कितने समय बाद पूछा है? 3 सेकंड बाद। हमने टाइम लिख दिया 3 सेकंड। अब क्योंकि गति शुरू हो चुकी है, तो जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो होगा। हमसे पूछा क्या है कि उसकी जो आगे वाला जो वेग है, जो अंतिम वेग है, वो कितना होगा? सिंपल सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने लगा दी, गति का पहला समीकरण लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ हमारा u जो है उसका मान 0 है, वो हमने यहाँ रखा। a का मान 2 है, वो ये रखा। t का मान 3 है, 3 रखा। सॉल्व कर देंगे, 3 टू ज़ा 6। तो v का जो मान है वो 6 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उस ट्रॉली का जो वेग है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा, इसी के साथ हम आज की क्लास जो है वो खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस लाइव क्लास का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।